तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि इसमें एक नया पदार्थ बनता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, नया पदार्थ बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कि इसमें नया पदार्थ बनता है या किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन, कोई भी पदार्थ है अगर उस पदार्थ में या तो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या उसमें या नया पदार्थ बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो हम इसमें कि इसमें नया पदार्थ बनता है। कोई भी अभिक्रिया है रासायनिक, तो उसमें क्या होगा, नया पदार्थ बनता है। जैसे आप एग्जाम्पल उदाहरण से देखो कि नया पदार्थ कैसे, जैसे हमारे पास क्या है H2 प्लस O2, क्या है H2 प्लस O2, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ही क्या है, अलग अलग, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग। लेकिन जब ये आपस में अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया के बाद एक नया पदार्थ क्या बन जाएगा, जल, H2O। तो इसमें हमने लिखा है कि इसमें एक नया पदार्थ बनता है। फिर हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो देखो रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण क्या होती है, जैसे कोई भी आपकी अभिक्रिया है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र और प्रतीकों में लिखना। जैसे यहाँ पर देखो, ऊपर उदाहरण देखो, ये क्या है हाइड्रोजन, ये क्या है ऑक्सीजन। तो हम इसको पूरा ना लिख के कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया उसको सूत्र और प्रतीक के रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। पूरा नाम ना लिख के उसको सूत्र और प्रतीक में लिख दो। जैसे कि आपके मान लो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र व प्रतीकों में लिखना, सूत्र व प्रतीकों में लिखना, ये क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिखा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बना, जल। तो देखो हाइड्रोजन को क्या लिख सकते हैं, इसका प्रतीक क्या है, या H2 प्लस O2, और ये क्या हो जाएगा H2O। तो इस प्रकार से जो लिखा जाता है इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। तो इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। कोई भी अगर अब रासायनिक अभिक्रिया उसको सूत्र और प्रतीक में लिख देना। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो भी होती है तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो भी होगी, इससे पहले हम अभिकारक और उत्पाद को भी समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लो एक एग्जांपल दे रखा है, C प्लस O2 CO2, तो ये दे रखा है। तो देखो यहां पर ये जो है वो क्या कहलाएंगे, अभिकारक। ये क्या कहलाएंगे, अभिकारक। किसी भी रासायनिक समीकरण में ये क्या कहलाएंगे, अभिकारक। अभिक्रिया में क्या ये क्या है, अभिकारक। और ये क्या होता है, उत्पाद। ये क्या होता है, उत्पाद। अभिकारक देखो तीर के इस तरफ जो होता है LHS साइड, यानी कि LHS साइड जो होते हैं वो क्या होता है, अभिकारक, और RHS साइड जो होते हैं वो क्या होता है, उत्पाद होता है। अच्छा अभिकारक क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या जिनके बीच में अभिक्रियाएं होती है। तो आप इसमें लिख सकते हो जिनके बीच में अभिक्रिया होती है, जिनके बीच में अभिक्रिया होती है उन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारक। अभिक्रिया होती है उन्हें हम क्या बोल देंगे, अभिकारक। और अभिक्रिया के फल स्वरूप जो पदार्थ बनेगा, जो नई चीज बनेगी, उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो उत्पाद का निर्माण कैसे होता है, अभिक्रिया के फल स्वरूप। इस अभिक्रिया के फल स्वरूप बनता है।
अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। तो यहाँ पर देखो अभिकारक क्या है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं और तीर के इस तरफ लिखे जाते हैं, और तीर के जो इस तरफ लिखे जाते हैं वो तो क्या है, उत्पाद, और तीर के जो इस तरफ लिखे जाते हैं वो क्या है, अभिकारक है। अभिकारक क्या हो गया, जिनके बीच में अभिक्रिया होती है और एक नया जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा। फिर अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमें निम्न संकेत प्राप्त होते हैं। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होने पर, रासायनिक अभिक्रिया होने पर निम्न संकेत प्राप्त होते हैं, निम्न संकेत प्राप्त होते हैं। कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो आपको निम्न संकेत प्राप्त होंगे। तो पहला क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तो पहला क्या होगा, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसकी अवस्था बदल जाएगी, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा क्या होगा, उसके रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तीसरा जो होगा वो क्या होगा, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। चौथा जो होगा वो क्या होगा, गैस का उत्सर्जन। क्या होगा, गैस का उत्सर्जन। देखो इसका मतलब क्या, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई, यानी कि वो अभिक्रिया पूरी होने पर हमें कुछ निम्न संकेत प्राप्त होंगे। इनमें से कोई भी संकेत प्राप्त हो सकता है, या तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, या उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा, या उसके तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, या गैस का उत्सर्जन होगा। इनमें से कोई भी परिवर्तन आपको दिखाई दे तो इसका मतलब समझना कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, देखो फिर यहां पर अगर बात करें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अवस्था है, अवस्था की बात करें तो देखो गैस है, तो गैस के लिए हम किसका यूज करते हैं, जी का। किसका यूज करते हैं, कोई भी अवस्था दर्शानी है तो गैस के लिए किसका यूज करेंगे, जी का। ठीक है, और फिर ठोस के लिए, ठोस है कोई भी तो उसके लिए एस, और अगर द्रव है तो उसके लिए लिक्विड मतलब एल। ठोस मतलब सॉलिड एस, द्रव मतलब लिक्विड। और अगर आपके पास जलीय विलयन है, जलीय विलयन यानी कि जल में घुला हुआ, तो जलीय विलयन है तो ए क्यू, एक्वस, ए क्यू का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, मान लो अभी जैसे H2 प्लस O2, तो क्या बना, H2O। तो यहां पर देखो H2 क्या है, गैस, तो इसका संकेत अवस्था लिख देंगे, ये क्या है, गैस, ब्रैकेट में लिखते हैं इसके ऐसे जी, ये भी क्या है, जी, और ये क्या है, लिक्विड, ये क्या है, लिक्विड। तो कोई भी अगर हमें अवस्था लिखनी होती कि वो गैस है कि सॉलिड है कि क्या है, तो अवस्था अगर गैस है तो आप जी लिख दो, और अगर ठोस है तो एस लिख दो ब्रैकेट में ऐसे, और अगर द्रव है तो लिक्विड लिख दो, और जल में घुला हुआ है, जलीय विलय मतलब वो एक तरीके से जल में घुला हुआ है तो क्या लिख देंगे, एक्वस लिख देंगे इसके अंदर। फिर देखिए आगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, या उससे भी पहले क्वेश्चन देखते हैं कि जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को दहन से पहले साफ किया जाता है रेजमाल से। क्यों, देखो मैग्नीशियम को दहन से पहले साफ इसलिए किया जाता है कि उस पर कुछ अशुद्धि आ जाती है, अशुद्धि के कारण वो अच्छे से उसका दहन नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मैग्नीशियम को दहन से पहले क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया, मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया, मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया, तो क्या होगी, मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया Mg प्लस O2। देखो मैग्नीशियम क्या होता है, Mg, और किसी भी चीज का अगर दहन कर रहे हैं, किसी भी चीज का दहन कर रहे हैं तो हमें किसकी उपस्थिति चाहिए, O2 की।
तो मैग्नीशियम प्लस O2। तो याद रखना दहन करने के लिए O2 एकदम क्या है, जरूरी। तो मैग्नीशियम प्लस O2 तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। यहां पर इसको बैलेंस करते, देखो यहां पर ऑक्सीजन 2 है तो यहां 2 लगाएंगे तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, 2। अब देखो ये जो मैग्नीशियम का रिबन है उसको दहन से पहले साफ क्यों करते हैं, कि मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मैग्नीशियम के रिबन को या मैग्नीशियम के रिबन को दहन से पहले साफ क्यों किया जाता है, रेत मार से साफ क्यों किया जाता है। रेजमार से साफ क्यों किया जाता है, देखो क्योंकि मैग्नीशियम को दहन से पहले रेजमार से साफ किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम पर कई अशुद्धियां होती है जो कि मैग्नीशियम के दहन में बाधा उत्पन्न करती है, इसीलिए इसको साफ किया जाता है। तो आप लिख सकते हो कि मैग्नीशियम को दहन से पहले रेजमार से मैग्नीशियम को दहन से पहले साफ किया जाता है। दहन से पहले रेजमार से साफ किया जाता है, क्योंकि इस पर कई अशुद्धियां होती है, क्योंकि इस पर अशुद्धियां होती है जो कि इसके दहन में बाधा उत्पन्न करती है, जो कि इसके दहन में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए इसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। देखो मान लो मैग्नीशियम का रिबन है तो उसको पहले दहन करने से पहले उसको रेजमाल से साफ करेंगे ताकि जितनी भी अशुद्धियां वो हट जाए और आपका उसका दहन आसानी से हो जाए, इसीलिए उसको साफ किया जाता है। अब देखो अगला देखते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखो ये एक नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्वेश्चन आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, या कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण कुछ भी बोल सकते हो कि इसको संतुलित करना आवश्यक क्यों है। तो इसका एक ही उत्तर होगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। तो इसको समझने से पहले हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम देख लेते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो पहले हम उसको पढ़ लेते हैं फिर हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमारा नियम क्या है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, बस अभिकारकों के कुल तत्वों का द्रव्यमान आपके उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो लिख लेते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। देखो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट, लेकिन क्या होता है कि उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ना ही नष्ट किया जा सकता है किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, देखिए ऐसे समझिए, कोई भी अभिक्रिया है उसमें हम द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट, सिर्फ क्या होता है अभिकारक तत्वों का द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल। जैसे मान लेते एक एग्जांपल, ये मान लेते a प्लस बी है ना, और बना ए बी। मान लेते इसका जो है 10 ग्राम है, इसका है जो 20 ग्राम। जो टोटल आएगा ए बी वो कितना आएगा, इन दोनों के योग के ही बराबर आएगा। क्या आएगा, इनके कुल द्रव्यमान के, इनका और इनका कुल द्रव्यमान क्या होगा, बराबर। अभिकारक तत्वों का जो कुल द्रव्यमान होगा और उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी मान लेते हैं इधर ही टोटल 30 है तो इधर भी कितना हो जाएगा, 30। ठीक है ना। तो इसी कारण किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या होता है, आवश्यक। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। और पेपर में पूछा भी जाता है, क्यों, क्योंकि जितना तीर के इधर है, मान लो इधर अभिकारक में जितने द्रव्यमान है उतने के उतने कितने होने चाहिए उत्पाद में। तो इसीलिए इसी नियम के कारण क्या होता है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना मतलब क्या होता है, देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना मतलब क्या होता है कि आपके LHS में बाई यानी कि बाई तरफ के प्रत्येक परमाणु, बाई मतलब LHS के प्रत्येक परमाणु है ना, LHS के प्रत्येक परमाणु की संख्या वो बराबर होनी चाहिए किसके, RHS के प्रत्येक परमाणु की संख्या के। तो ऐसी अगर समीकरण होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण। ऐसी जो समीकरण होती है जैसे दाई मतलब RHS के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या, देखो कोई भी समीकरण संतुलित कैसे होगी, बाई तरफ के बराबर होगा RHS, LHS बराबर क्या होंगे, अगर बाई तरफ के परमाणु है और वो बराबर है किसके, दाई तरफ के, दोनों के बराबर है, बाई और दाई तरफ LHS और RHS दोनों के बराबर है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं कि मैग्नीशियम प्लस O2। अब देखो यहां पर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ मैग्नीशियम एक है, ये बैलेंस है। O2 यानी कि ऑक्सीजन कितने, 2, यहाँ पर एक है, बैलेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये संतुलित नहीं है, ये संतुलित नहीं है, नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे कि इधर के यानी कि इस तरफ के जो है और इस तरफ के भी क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 है, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 लगा दिए। लेकिन यहाँ अब ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ अब कितने हो गए, 2, लेकिन यहाँ कितना, 1, तो यहाँ क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। तो ये समीकरण क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इसका मतलब कोई भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको कि इस तरफ के मतलब अभिकारक तत्वों के जो परमाणु की संख्या है उसको बराबर कर दो, यानी कि आपके उत्पाद तत्वों के परमाणुओं की संख्या के LHS बराबर RHS कर दो। तो ये किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका होता है। अब देखिए जैसे यहां पर एक अगला क्वेश्चन पूछा जाता है
कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन है, मान लो कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर होगा, अभी हमने पढ़ा था किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता था कि उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के द्रव्यमान के क्या होना चाहिए, बराबर। अगर तो इसमें हम लिख सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, के बराबर। इसीलिए संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि हमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है कि उत्पाद तत्वों का द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के द्रव्यमान के बराबर हो सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मान लेते हैं जैसे भी H2 प्लस O2, तो क्या बनेगा H2O। अब देखो यहां पर क्या ये बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 है, चलो ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ 1 है, तो क्या करेंगे, इसको 2 करने के लिए इसको 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ अब ऑक्सीजन तो 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो ये क्या हो गई हमारी बैलेंस। अब देखो इधर हाइड्रोजन कितने, 4, ऑक्सीजन कितने, 2, इधर हाइड्रोजन कितने, 4, ऑक्सीजन कितने, 2, तो ये बैलेंस हो गई। जैसे हम ले सकते हैं मैग्नीशियम प्लस O2, तो यहां पर देखो मैग्नीशियम जब इसका दहन होगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बैलेंस करने के लिए इसको क्या करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 से गुणा, यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गए तो यहाँ 2 से गुणा कर दो, तो ये क्या हो गई, बैलेंस। अगर मान ले एक और बात करें C प्लस O2, तो CO2, तो इसको देखते हैं, यहाँ कार्बन 1, यहाँ 1, ऑक्सीजन 2, तो ये पहले से ही संतुलित है। तो इसीलिए देखो कोई भी समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। तो अब हम अगला एक टॉपिक इंपोर्टेंट बोर्ड का टॉपिक है कि, और पेपर में ये जरूर आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक हमारा अगला टॉपिक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो इसमें हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसके अंदर सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास बुक का एक एग्जांपल है Fe प्लस H2O, फिर क्या दे रखा है Fe3O4 प्लस H2। तो देखो इस समीकरण को संतुलित, पहले चेक करते हैं क्या संतुलित है क्या। देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो Fe 1 है और यहाँ पर कितने 3, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, 2, चलो हाइड्रोजन बराबर है, लेकिन Fe बराबर नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 4, तो ये संतुलित नहीं है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं संतुलित करना। तो बुक में क्या कहता है कि सबसे पहले इस पे बॉक्स बनाइए, ऐसे इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए इस तरीके से। अब देखो बॉक्स में बंद कर दीजिए, सबसे पहले यही करना स्टाफ कि उसको बक्से में बंद कर दीजिए। अब जो भी चेंज करना है वो बक्से के अंदर नहीं होगा, बक्से के बाहर जो भी गुणा करोगे, जो भी चेंजिंग करोगे वो बक्से के बाहर। मान लो आपने इसको 2 से गुणा की तो वो 2 यहाँ लिखोगे, इसको 4 से गुणा करोगे तो 4 यहाँ लिखोगे, यानी कि बक्से के बाहर आपको चेंजिंग करनी है। तो देखो किताब में बहुत स्टेप आपको दे रखा, हम एक ही में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, टेबल ऐसे इस तरीके से
बनानी है टेबल, उस टेबल में क्या लिखने, सबसे पहले तत्व, तत्व कि कौन कौन से तत्व है, फिर क्या लिखना है आपको, अभिकारक, अभिकारक में तत्वों की संख्या, या आप LHS भी लिख सकते हो, और फिर क्या लिखना है, उत्पाद, या आप RHS भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, RHS और LHS भी लिख सकते हो। अब देखो सबसे पहले हमें पता है कि ये क्या है, ये जो हमारे हैं ये क्या है, अभिकारक या LHS, ये क्या है LHS, या आप इसको क्या बोल सकते हो, अभिकारक। ये क्या है, इस तरफ के उत्पाद, यानी कि LHS, सॉरी RHS, RHS। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बक्सा बनाया, फिर हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में सबसे पहले जो जो इस समीकरण में तत्व है उन तत्वों को लिखेंगे, फिर LHS तरफ देखेंगे कि कितने तत्व है, फिर RHS की तरफ देखेंगे ये तत्व कितने। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि यहां पर हमारे पास देखो, यहां पर तत्व कौन कौन से दे रखे हैं, एक तो दे रखा है इधर Fe, फिर क्या दे रखा है हाइड्रोजन, फिर क्या दे रखा है ऑक्सीजन, ये दे रखा है, उधर भी यही है, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम पहले LHS की तरफ, पहले Fe की बात करें तो Fe LHS की तरफ में कितना है, देखो एक ही है, Fe कितना, कुछ नहीं लिखा हो तो एक ही है, और RHS की तरफ देखो Fe कितने, तीन, Fe3 है ना, तो तीन है। अब हाइड्रोजन की बात करें तो आपके LHS की तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, दो, और RHS की तरफ कितने हैं, हाइड्रोजन दो। फिर देखिए ऑक्सीजन की बात करें तो LHS की तरफ ऑक्सीजन कितना है, एक, और आपके RHS की तरफ ऑक्सीजन कितना है, चार। तो अभी तक तो सिर्फ हमने लिखा है कि किसमें कितने तत्व है, LHS की तरफ कितने तत्व है और RHS की तरफ कितने तत्व है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोजन पहले से ही बैलेंस है, लेकिन हमें क्या करना है, जिसमें सबसे ज्यादा गैप है उसको पहले बैलेंस कर दो। जैसे यहाँ पर गैप कम है, यहाँ तो बराबर ही है, यहाँ सबसे ज्यादा गैप है, तो आपको एक दिमाग में रखना है कि जिसमें सबसे ज्यादा गैप हो उसको क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, चार, लेकिन यहाँ पर कितना ऑक्सीजन, एक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को किससे, इसको बैलेंस करने के लिए किससे गुणा कर देंगे, चार से, चार से गुणा करेंगे। जैसे चार से गुणा की तो देखो मान लो हमने यहाँ पर इसको चार से गुणा की, किससे गुणा की, चार से, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन चार थे, इसको चार करने के लिए चार से गुणा की। तो जैसे ही हमने चार से गुणा की, अब देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, आठ, फिर लफड़ा हो गया थोड़ा सा कि हाइड्रोजन तो हो गए आठ, है ना, ऑक्सीजन तो हो गए चलो चार, ये इसके लिए भी होता है और ये इसके लिए भी होता है। ऑक्सीजन तो हो गए चलो चार, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, आठ, लेकिन इस तरफ कितने हैं, दो। तो अब हाइड्रोजन क्या हो गया, अनबैलेंस, यानी कि अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना वो आठ हो गए, कितने हो गए, आठ हो गए। तो इधर कितने हैं, दो है। तो इसको आठ करने के लिए क्या करेंगे, चार से ही तो गुणा करेंगे, किससे गुणा कर देंगे, चार से गुणा कर देंगे। तो जैसे ही चार से गुणा करोगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, चार से हमने जैसे ही इसको गुणा की तो ये हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस। फिर देखिए यहाँ पर Fe कितना, एक, लेकिन यहाँ पर कितने, तीन, तो सिंपल सा इसको तीन से गुणा कर दो, तो Fe कितना हो जाएगा, तीन। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, Fe को कितने से गुणा की, तीन से की, तो ये हमारी समीकरण क्या हो गई, बैलेंस हो गई, तीन, चार, चार। तो देखो सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले बक्से में बंद किया, जो भी चेंज है वो बक्से के बाहर होगा, अंदर कुछ, फिर टेबल बनाई, तत्व, अभिकारक और उत्पाद, यहाँ पे LHS RHS लिख सकते हो, हमने सब लिख लिए। फिर हमने देखा कि यहाँ पर ऑक्सीजन एक था और यहाँ पर चार थे, तो इसको चार करने के लिए हम क्या करेंगे, चार से गुणा कर देंगे। जैसे इसको चार से गुणा की तो देखो ऑक्सीजन तो चार हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, आठ, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, दो। तो इसको आठ करने के लिए किससे गुणा कर देंगे, चार से, तो कितने हो गए, हाइड्रोजन आठ, तो बैलेंस हो गए, देखो आठ और आठ। अब ये नहीं देखेंगे क्योंकि अब ये देखेंगे। अब देखो फिर हम बात करते हैं Fe की, यहाँ Fe एक था, यहाँ तीन था, तो इसको तीन करने के लिए तीन से गुणा कर दीजिए, तो ये समीकरण क्या हो गई, हमारी बैलेंस हो गई।
एक प्रश्न और हम इसका देखते हैं, एग्जाम्पल, वो थोड़ा अलग तरीके से हम इसको देखते हैं, उसमें गलती के चांस कम रहते हैं। जैसे कि हमारे पास दे रखा है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। हम एक प्रश्न और देख लेते हैं, HNO3 प्लस CaO का होल ट्वाइस 2। तो देखो यहाँ पर ये हमें देख रखा है एक समीकरण, तो ये यहाँ पर हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। इस समीकरण को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देखो अभी हमने जो दिखा था, अब उससे थोड़ा सा अलग तरीका हम थोड़ा सा मतलब देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या करना है, ये एक ग्रुप है और प्लस के बाद दूसरा ग्रुप, ये एक ग्रुप है और प्लस के बाद दूसरा ग्रुप, यानी कि यहाँ पर ये हमारे क्या है, अभिकारक, ये तो क्या हो गए, अभिकारक यानी कि LHS, और ये क्या हो गए, उत्पाद, ये है LHS और ये है RHS। अब हम सबसे पहले देखो ध्यान से देखना इसको कि हम करेंगे क्या। सबसे पहले हम ये जो HNO3 है इसकी बात करेंगे। LHS में सबसे पहले किसकी बात करेंगे, HNO3 की। तो यहाँ पर देखो HNO3 में हाइड्रोजन कितना है, एक, नाइट्रोजन कितना है, एक, ऑक्सीजन कितने हैं, तीन। तो ये हो गया एक ग्रुप। अब LHS में इस दूसरे ग्रुप की बात करते हैं, तो कैल्शियम कितना है, देखो कैल्शियम है एक, और ऑक्सीजन देखो यहाँ पर OH का होल ट्वाइस, इसका मतलब ये दो दो बार है, ऑक्सीजन भी दो बार है, हाइड्रोजन भी दो बार है, तो इसका मतलब ये दो इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी। इसका मतलब ऑक्सीजन कितना हो गया, दो, हाइड्रोजन कितना हो गया, दो। ये सबसे पहले हमने बात की है कौन से, LHS की तरफ इन ग्रुप की बात की है। अब हम RHS की तरफ सेम ऐसे ही देखेंगे, सेम क्या करेंगे, पहले इस ग्रुप की, प्लस के बाद ग्रुप चेंज हो जाता है। तो देखो यहाँ पर ये कैल्शियम है, कैल्शियम कितना है, एक, नाइट्रोजन की बात करते हैं, और देखो नाइट्रोजन कितना हो गया, ये दो है, तो यहाँ पर इसके लिए ये एक मान लेते हैं, यहाँ पर एक है, तो नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, दो। ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन देखो कितने हो, 3 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 6। तो ये हो गया एक ग्रुप। फिर बात करते हैं हम H2O की, इसकी। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, देखो दो, और ऑक्सीजन कितना है, एक। ये हो गई आपके RHS के ऐसी बात, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ लिखा है हमने। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, यहाँ हाइड्रोजन दो है, कैल्शियम बराबर है, नाइट्रोजन भी, लेकिन पहले हम हाइड्रोजन को देख लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितना, एक, यहाँ पर है दो, तो इसको दो करने के लिए हम इसको किससे गुणा कर देंगे, दो से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दो से। अब हमने अभी बताया कि बक्से के बाहर जो भी दो से मल्टीप्लाई वो पूरे के लिए होगी, जब इसको करेंगे तो ये दो, ये भी दो, और ये कितने हो गए, छह। अब देखो नए जो आए ना वो ये, अब तो दो से गुणा की तो ये आ गए। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, कैल्शियम एक, कैल्शियम एक, नाइट्रोजन दो, इधर भी नाइट्रोजन दो। लेकिन ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो देखो ऑक्सीजन क्या है इधर आपके, यहाँ पर देखो छह और ये दो, छह और दो कितने हो जाएंगे, आठ। कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, आठ। ये देखो ये कितने, छह और ये दो कितने, आठ। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, देखो छह और एक कितने, सात। तो इधर आठ है, तो इधर भी कितने होने चाहिए, आठ। तो ये आठ कैसे होंगे, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको दो से गुणा कर दूं तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, दो, और दो और छह कितने हो जाएंगे, आठ। तो ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस। जब आप इसको दो से गुणा करोगे तो देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, चार, और ऑक्सीजन कितने हो गए, दो। तो अब देखो अब ऑक्सीजन कितने हो गए, छह और दो। अब नए वाले ये होंगे, ध्यान रखना, छह और दो कितने हो गए, आठ, और हाइड्रोजन कितने हो गए, चार, और इधर भी हाइड्रोजन कितने, दो, और ये दो कितने हो गए, चार। तो हमारी समीकरण क्या हो गई, इस तरीके से बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर देखो जिस जिसको जिससे गुणा किए वो लिख देंगे। जैसे हमने गुणा की यहाँ पर HNO3 को दो से, तो यहाँ क्या लिख देंगे, दो। फिर गुणा हमने की थी H2O को दो से, तो यहाँ दो लिख देंगे। तो ये समीकरण क्या हो गई, बैलेंस हो गई इस तरीके। तो एक उदाहरण हम और देख लेते हैं इसका, ताकि आपके और थोड़े से संतुलित करना आसान हो जाए। इस पे देखो प्रैक्टिस जरूर करना, प्रश्न जरूर आता है बोर्ड के अंदर एग्जाम में। तो एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, हमारे पास दे रखा है NaOH, एग्जाम्पल NaOH
प्लस H2SO4। ये एक एग्जाम्पल, इसको भी क्या करना है, संतुलित करना है। तो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2O, क्या बन जाएगा, प्लस H2O। तो इसको भी हम देख लेते कि बैलेंस करना। सेम अभी जो हमने देखा था, पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे क्या है, इस तरफ जो है ये क्या दे रखे हैं, LHS, और ये क्या है, RHS, या ठीक है। तो पहले हम इस ग्रुप की बात करेंगे, फिर इसकी, LHS में पहले इसकी फिर इसकी, अभी जैसे किया था। ये ऐसे करने से आपके क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सोडियम, तो Na कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 1, और हाइड्रोजन कितना है, 1, ये ग्रुप। अब दूसरे की बात करें तो देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और सल्फर कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 4। अब अगर हम इस तरफ बात करें तो सोडियम कितने हैं, 2, सल्फर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। फिर इधर बात करें तो देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। अब यहां पर देखो सोडियम यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो यहां पर भी 2 करने के लिए सिंपल सा है, किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। जैसे ही इसको 2 से गुणा करोगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 2। ये पूरे के लिए होगी, ध्यान रखना, ये 2 और ये 2। अब देखो यहाँ सोडियम 2 हो गए, यहाँ 2 है, यहाँ पर सल्फर 1 है, 1 है। फिर बात करते देखो हम किसकी, ऑक्सीजन की कर लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन 2 और 4 कितने, 6, ऑक्सीजन कितने, 2 और 4 6। यहाँ ऑक्सीजन की बात करते हैं, 4 और 1 5, तो इधर कितने होने चाहिए थे, 6 होने चाहिए। तो 6 के लिए हम क्या करेंगे, अगर आप इसको 2 से गुणा कर दोगे तो ये 8 हो जाएंगे, 8 1 9 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 को गुणा 2 से करेंगे तो 2 ही आएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हो जाएंगे, देखो 4, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2। तो यहाँ पर देखो 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो ऑक्सीजन क्या हो गए, बराबर। अब चेक कर लेते कि ये बैलेंस हुई या नहीं। सोडियम 2, यहाँ पर 2, ऑक्सीजन 2 और 4 कितने हैं, 6, यहाँ पर 4 और 2 6। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2, ये है, देखो ये नहीं है, ये मानना, 2 और 2 कितने हैं, 4, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4, सल्फर 1, तो 1, ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो हमने जिसको जो गुणा की है उसको क्या करेंगे, जैसे हमने NaOH को किससे गुणा की, 2 से, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, 2। फिर हमने इसको गुणा की तो इसके आगे भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो ये हमारी समीकरण क्या हो गई, बैलेंस। तो इस प्रकार आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को। और देखो ये जो आपको ये समीकरण को संतुलित करना है ना, उसको क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को पूछा भी जाता है, संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, याद रखना, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इस रासायनिक समीकरण को हल करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अब हम देखिए कुछ बात करते हैं रासायनिक समीकरणों के प्रकार की बात करते हैं। तो रासायनिक समीकरणों के प्रकार आप सभी को पता है कि जैसे कि आपके कौन कौन सी होती है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर पहले इसको देखिए, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आता है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो चलिए अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अगला टॉपिक है, ये भी आपके यहाँ पर भी पेपर में से इसी टॉपिक से आपके प्रश्न आता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की, किसकी, संयोजन अभिक्रिया। तो देखो संयोजन अभिक्रिया
वैसे तो आप सभी को पता है कि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो सबसे पहली कौन सी आती है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। देखो संयोजन का मतलब एक तरीके से होता है, क्या होता है? जुड़ना। संयोजन का मतलब जुड़ना, ऐड होना, जुड़ना, संयोग होना, है ना? जुड़ना, संयोग होना। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अभिकारक है वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? एक सिंगल उत्पाद बनाएंगे, एकल उत्पाद का निर्माण होता है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो इसमें ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक कौन जुड़ेंगे? अभिकारक। याद रखना, अभिकारक जुड़कर, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास A प्लस बी है, A प्लस बी है, तो ये दोनों आपस में जुड़े और क्या बना दिया? AB। देखो यहाँ पर अभिकारक तो कितने थे? दो है, और लेकिन उत्पाद कितना है? एक ही है। उत्पाद कितना है? एक। लेकिन अभिकारक कितने हैं? दो। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक कल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए इसको लिख लेते हैं कि ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया क्रिया जिसमें दो या, देखो कम से कम दो तो होंगे और दो से अधिक भी हो, दो तो होंगे। अगर एक होगा तो नहीं होगा, कम से कम दो तो होने चाहिए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद कितना होगा? एकल ही होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया या इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। देखो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? बिना भुजा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बिना भुजा हुआ चूना। वह चूना। अब देखो ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल से करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, CaOH का होल्ट वाइज। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, साथ में क्या मिलेगी? आपके ऊर्जा प्राप्त होगी। साथ में क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा भी प्राप्त होगी, या उष्मा भी लिख सकते हो, उष्मा प्राप्त होगी साथ में। अब देखो यहां पर देखिए, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया यानी कि बिना भुजे हुए चूने की अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो हमें मिलेगा भुजा हुआ चूना। क्या मिलेगा? भुजा हुआ चूना। भुजा हुआ चूना प्राप्त होगा। पेपर में पूछा जाता है कि भुजे हुए चूने की अभिक्रिया लिखिए, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की अभिक्रिया लिखिए, या भुजे हुए चूने के निर्माण की अभिक्रिया लिखिए। कुछ भी पूछे उसका आंसर यही होगा। देखो सबसे पहले ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। उस कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? जल से। तो क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
यहां पर देखो, अब देखो ये संयोजन का देखो, अभिकारक कितने हैं? 2, लेकिन उत्पाद कितना मिल रहा है? 1। तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया। याद रखना, संयोजन का मतलब जुड़ना, इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ेंगे और आपको एकल उत्पाद मिलेगा। उत्पाद कितना होगा? सिर्फ सिंगल यानी कि एकल ही उत्पाद आपको प्राप्त होगा। फिर हम एक और देख सकते हैं कि कोयले का दहन की अभिक्रिया, पेपर में पूछा जाता है कोयले का दहन, कोयले का दहन सारे किसके उदाहरण है? आपके संयोजन अभिक्रिया। तो देखो कोयले का दहन, तो कोयले किसी भी चीज को जलाते हो तो उसमें क्या जलता है? कार्बन। क्या जलेगा? कार्बन। तो कोयले के दहन में तो कोयले को भी जलाएंगे तो क्या जलेगा? कार्बन। तो कार्बन जलेगा तो देखो क्या होगा? C प्लस। और किसी भी चीज को जला रहे हो तो किसकी उपस्थिति में जलती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो देखो क्या बनेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और बहुत बार इसको तो पूछा गया कि जब कोयले का दहन करते तो कौन सी गैस निकलती है? CO2। या कोयले के दहन की अभिक्रिया लिखिए तो ये लिखनी पड़ेगी। ये सारे किसके उदाहरण है? ये भी उदाहरण किसका है? आपका फर्स्ट वाला। ये भी उदाहरण है आपके संयोजन का। ये भी उदाहरण किसका है? संयोजन का। अब एक अगली समीकरण देखते हैं, जल का निर्माण। अगला कौन सा है हमारा? जल का निर्माण। तो चलो यही देख लेते हैं। अगली जो है वो है जल का निर्माण। चलो पीछे ही इसको देख लेते हैं। यहां पर इसको मैं हटा देता हूं। जल का निर्माण। तो तीसरा जो उदाहरण है वो क्या है? जल का निर्माण। तो इन सभी को आप अच्छे से देखना कि पेपर में ये पूछी भी जाती है कि जल के निर्माण की समीकरण लिखिए। तो देखो जल का निर्माण कैसे होगा? जल का निर्माण होगा H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा? H2O। देखो अभिकारक कितने हैं? 2, लेकिन उत्पाद कितना है? 2। बैलेंस है क्या? नहीं। तो यहाँ क्या कर देंगे? 2 लगा देंगे। तो यहाँ 2 लगा, ये क्या हो गई? बैलेंस। फिर अगला आता है प्राकृतिक गैस का दहन। तो देखो प्राकृतिक गैस के दहन की भी अभिक्रिया हमें देखनी पड़ेगी। प्राकृतिक गैस का दहन। चौथा है प्राकृतिक गैस का दहन। देखो प्राकृतिक गैस यानी CH4, क्या होगा? CH4। और दहन करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो यहां पर ये CH4 है, ये इसी को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। CH4 क्या है? प्राकृतिक गैस। और दहन करना है तो अभी हमने पढ़ा था क्या चाहिए? O2। तो देखो किसी भी चीज का दहन होगा तो CO2 निकलेगी, लेकिन इसमें साथ में क्या लिखेगा? H2O प्लस ऊर्जा। या तो ये किसकी समीकरण है? प्राकृतिक गैस के दहन की। CH4 को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक गैस। और ये दहन चाहिए, दहन करना तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा? CO2 H2O। क्या बैलेंस है क्या? तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि बैलेंस नहीं हो तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लगा दो और यहाँ पर भी क्या लगा दो? 2। ये क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। अब अगला देखिए, यहां पर हमने देखा कि ये जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, ये जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, इन अभिक्रियाओं में देखो ऊर्जा निकल रही है। ऊर्जा क्या हो रही है? निकल रही है। तो जिसमें ऊर्जा निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो पीछे जो उदाहरण देखे है ना, कौन से? CaO प्लस H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या निकली? ऊर्जा, ऊष्मा। इसमें भी क्या निकल रही है? ऊर्जा। यानी कि देखो उत्पाद तो मिल ही रहा है, उत्पाद तो मिल ही रहा है। उत्पाद क्या मिला? CO2, लेकिन साथ में ऊर्जा भी मिल रही है। जैसे हमने ये देखा था CaO प्लस H2O, तो CaOH प्लस ऊर्जा। तो आप इसको ध्यान से देखो, इसमें उत्पाद तो मिला ही, लेकिन साथ में और क्या प्राप्त हो रही है? ऊर्जा। यानी कि ऊर्जा का भी निर्माण हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का भी निर्माण होता है, उसमें उसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। देखो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं उसको क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी। यानी कि संयोजन में हम पढ़ रहे थे सारे कैसी थी? ऊष्माक्षेपी थी। तो हम लिख सकते हैं अगला हमारा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। इसी में
अगली जो अभिक्रिया इसी को साथ में पढ़ लेंगे, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होगी, उत्पाद के साथ ऊर्जा का निर्माण। शॉर्ट में लिख देता हूं, उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का निर्माण, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आप परिभाषा लिख सकते हो कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का भी निर्माण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो एक प्रश्न आता है बोर्ड में बहुत बार कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है। ये प्रश्न आता है। देखो श्वसन का मतलब क्या होता है, श्वसन का मतलब जो पाचित भोजन है, जो भोजन पच गया, उस पाचित डाइजेस्ट फूड से एनर्जी प्राप्त करना, ऊर्जा प्राप्त करना, वही क्या होती है, श्वसन। लेकिन एक क्वेश्चन कर रहा है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों। देखो जितने भी प्राणी उनको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा, और वो ऊर्जा किससे मिलेगी, उसको भोजन से मिलेगी। अब भोजन जब हम करते हैं तो उस पाचन क्रिया के दौरान जैसे हम फूड वगैरह खाते हैं, चावल ब्रेड, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होगा, फिर ग्लूकोज बनेगा, फिर ग्लूकोज क्या करता है, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है या जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उससे क्रिया करता है और हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखो पूरी लैंग्वेज ना लिख के मैं इसकी रिएक्शन लिख देता हूँ। देखो आप लैंग्वेज लिख सकते हो कि प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उससे कहां से प्राप्त होती है, आपको भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के दौरान जो भोजन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर जो कार्बोहाइड्रेट है जैसे चावल ब्रेड वगैरह है, वो भी क्या होते हैं, ब्रेक डाउन, टूट जाते हैं, फिर उससे ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज क्या करेगा, हमारी शरीर की कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा, उस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और हमें क्या मिलेगी, एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम देखो कोई भी फूड हमारा डाइजेस्ट हो जाएगा, वो किस फॉर्म में हो जाएगा, ग्लूकोज। तो क्या बनेगा, C6H12O6। कार्बोहाइड्रेट फिर किसमें, ये ग्लूकोज बना। अब ये ग्लूकोज क्या करेगा, हमारे शरीर में या कोशिकाओं में जो पहले से ऑक्सीजन है या जो हम ले रहे हैं उस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, एक तो CO2, क्या बनेगी, CO2 प्लस क्या बनेगा, H2O, साथ में क्या बनेगी, ऊर्जा। देखो इसमें ऊर्जा बन रही है, निकल रही है, प्राप्त हो रही है, उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा प्राप्त हो रही है। इसीलिए श्वसन को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया हमने लिखी है ये श्वसन की ही अभिक्रिया है कि जो हम खाना खाते हैं वो कौन से फॉर्म में होता है, ग्लूकोज। वो ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे बहुत बार कभी कभी हमारे एनर्जी कम होती है तो डॉक्टर वगैरह क्या चढ़ाते हैं, ग्लूकोज। क्यों चढ़ा, इंस्टेंट आपको एनर्जी प्राप्त हो। अब यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि जो हमारे साग सब्जियां हैं, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी का। तो याद रखना MCQ में पूछा जाता है। देखो एक पॉइंट लिख देता हूं कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, कंपोस्ट मतलब खाद, कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है ना। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी किसका है, उष्मा, कंपोस्ट का मतलब खाद, तो वो भी किसका है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। देखो इन साग सब्जियों का मतलब वनस्पति द्रव्य भी बोल सकते हो, वनस्पति द्रव्य। जैसे घरों में छिलके हैं या कोई भी कचरा ऐसा, तो उनको सड़ा गला के या वो पड़े पड़े किस में बदल जाते हैं, खाद में बन जाते हैं और साथ में ऊर्जा भी प्राप्त होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण माना जाता है। तो हमारी जो अगली अभिक्रिया है वो कौन सी है, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी है, वियोजन अभिक्रिया।
तो देखो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जो संयोजन होती है, संयोजन का जस्ट अपोजिट क्या है, वियोजन। संयोजन में क्या होता है, जोड़ना, लेकिन वियोजन का एक मतलब से क्या होता है, तोड़ना। क्या होता है, तोड़ना। किसी भी पदार्थ को क्या होता है, तोड़ना। वियोजन का मतलब क्या, तोड़ना। तो संयोजन में क्या होते थे, जुड़ते थे और आपको उत्पाद प्राप्त होता था। इसमें क्या होगा, कोई भी अभिकारक टूटेगा और आपको अनेक उत्पाद प्राप्त होंगे, इसका इसीलिए क्या होता है, तोड़ना। तो वियोजन अभिक्रिया अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक टूटकर अनेक छोटे छोटे उत्पाद प्राप्त होते हैं। देखो संयोजन में तो क्या था कि अभिकारक दो या दो से अधिक होते थे और उत्पाद क्या मिलता था, एक। इसमें उल्टा है, अभिकारक तो होगा, क्या होगा, एक होगा, एकल अभिकारक होगा एक, लेकिन उत्पाद क्या होंगे, अनेक होंगे, जस्ट अपोजिट। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास मान लो CaCO3 है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आप जैसे ही गर्म करोगे तो गर्म करने पर यह क्या होगा, टूट जाएगा। गर्म करने पर क्या होगा, टूट जाएगा। किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगी, कार्बन डाई ऑक्साइड, CaO प्लस CO2 में। अब देखो यहां पर जो अभिकारक है, अभिकारक तो कितना है, एक, लेकिन उत्पाद कितने हैं, एक से अधिक। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। इसको अपघटन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। तो जस्ट संयोजन का क्या है, अपोजिट। इसमें जो अभिकारक होगा वो एक होगा, लेकिन उत्पाद क्या होंगे, एक या एक से अधिक प्राप्त होंगे। अब जो वियोजन अभिक्रिया है, इस वियोजन अभिक्रिया को कुछ टाइप होते हैं। हमने अभी समझा कि वियोजन का मतलब तोड़ना। अब किसी को भी किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, है ना, कि कैसे कैसे इनको तोड़ सकते हैं, कि तो हमारे इसके तोड़ने की मान लो ऐसे समझिए तीन प्रकार है, यानी कि वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार है। तो किस किस प्रकार से हम इसको तोड़ सकते हैं, तो देखिए कैसे। वियोजन अभिक्रिया के जो प्रकार है, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, तो देखो सबसे पहले हम अगर बात करें तो ये होता है एक हमारे पास उष्मीय वियोजन। क्या होता है, उष्मीय वियोजन। दूसरा होता है विद्युत वियोजन, विद्युत या विद्युतीय वियोजन। तीसरा जो हमारे पास प्रकार होता है वो होता है प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। देखो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है इसका, कि हमने ये समझा कि तोड़ना। अब तोड़ कितने प्रकार से सकते हैं किसी को भी, एक तो उष्मा देकर तोड़ सकते हैं। उष्मा, अगर वो उष्मा से नहीं टूटेगा तो हम कौन सा, विद्युत के द्वारा तोड़ सकते हैं। अगर विद्युत से भी नहीं होगा तो किससे, प्रकाशीय वियोजन। तो ये तीन मेथड है, इन तीन के द्वारा हम किसी का भी वियोजन कर सकते हैं, अर्थात तोड़ सकते हैं। तो देखो उष्मीय वियोजन इसके नाम से ही है। उष्मीय वियोजन का मतलब क्या हो, जिसको उष्मा के द्वारा तोड़ा जाता है। उष्मीय वियोजन का मतलब क्या है, जिसको उष्मा के द्वारा वियोजन, उष्मा के द्वारा वियोजन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, उष्मीय वियोजन। अगर आपसे पूछ ले उष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, जिसका वियोजन उष्मा के द्वारा किया जाता है उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। अगर मान लो आप जैसे इसका एग्जाम्पल किया, यही इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट को देखो चूना पत्थर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चूना पत्थर भी बोला जाता है। यहाँ पर चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही गर्म करेंगे, हम क्या करेंगे, गर्म। तो गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड।
मतलब कि यहाँ पर इसका जो वियोजन हुआ है, यानी कि वियोजन हुआ है किसके द्वारा हुआ है, गर्म करने पर। गर्म करने कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ये उदाहरण किसका हो गया, उष्मीय वियोजन का। अगर हम बात करें विद्युत वियोजन, तो इसका इसमें भी इसके नाम से कि विद्युत के द्वारा वियोजन, इसके तो उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत वियोजन। जिसका अपघटन या जिसका वियोजन विद्युत के द्वारा किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे कि देखो जल, तो जल को हम अगर मान लो आप गर्म करोगे, जल को तोड़ना चाहोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो अगर आप उष्मा दोगे तो आप देखते हो कि जल आप जब गर्म करते हो घर पे पानी को, तो देखो भाप बन के उठ जाता है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन अलग हो गया ऑक्सीजन अलग हो गया वियोजन हो गया, नहीं। तो जल के वियोजन के लिए जो उपयोग करते हैं वो होता है विद्युत वियोजन। क्या होता है, विद्युत वियोजन। जैसे कि एग्जांपल देखिए, हमारे पास जल है H2O, और इसको जैसे ही विद्युत देंगे, क्या करेंगे, विद्युत देंगे, तो ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे ही इसको उष्मा देंगे तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन को 2 करेंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के, तो कहने का मतलब है कि जब जल को आप गर्म करोगे तो वो टूटेगा नहीं, उसका वियोजन नहीं होगा। लेकिन किसके द्वारा हो सकता है, विद्युत के द्वारा। तो जो विद्युत के द्वारा वियोजन होता है उसे क्या बोलते हैं, विद्युतीय वियोजन। तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। अच्छा, प्रकाशीय वियोजन देखो, जो जिसका अपघटन या जिसका वियोजन किसके द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा। किसके द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा। सूर्य के प्रकाश के द्वारा वियोजन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन। देखो इसके नाम से ही आपको याद है, आपसे पूछ ले प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं, तो आप लिख देना प्रकाश के द्वारा जिसका वियोजन किया जाता है या सूर्य के प्रकाश के द्वारा वियोजन होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन। अगर पूछ ले विद्युत वियोजन, तो जिसका विद्युत के द्वारा किया जाता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक है आपके पास एग्जाम्पल AgCl। क्या है, AgCl। AgCl, तो देखो जैसे ही AgCl, यहां पर मान लेते हैं कि आपका सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जैसे ही होगा तो यहां पर क्या होगा, Ag और Cl2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। Ag प्लस Cl2 बन जाएगा। अगर बैलेंस करें तो यहाँ 2 लगा दो और यहाँ 2 लगा दो। फिर दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं किसका, इसी का, जैसे AgBr। AgBr, तो देखो AgBr भी क्या होगा, जब सूर्य का प्रकाश होगा, सूर्य का प्रकाश, तो वो किसमें टूट जाएगा, Ag प्लस Br2। अगर बैलेंस करे तो यहाँ 2 लगा दो और यहाँ 2। तो देखो AgCl सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag प्लस Cl2 में टूटा, और AgBr किस में टूटा, Ag प्लस Br2 में। और जो इस अभिक्रिया का उपयोग है, इस अभिक्रिया का उपयोग हम करते हैं किसमें, आपके श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। तो यहाँ पर पेपर में पूछा भी जाता है, इस अभिक्रिया का उपयोग, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। तो इनका उपयोग जो होता है ना, वो किसमें करते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है इस अभिक्रिया का उपयोग। पेपर में स्टार कर लेना, पेपर में पूछा भी जाता है ये पॉइंट कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। अब हम यहां पर इसका एक एग्जांपल और देख सकते हैं इसी का, जैसे कि मान लेते हैं लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट। यहां पर एक एग्जांपल ये रहा, इसी में एक एग्जांपल और देख लेते हैं उष्मीय वियोजन का, कि लेड नाइट्रेट है। ये क्या है हमारा, लेड नाइट्रेट।
अब जैसे ही लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, तापन किया जाता है लेड नाइट्रेट को, तो ये टूट जाएगा किसमें, लेड ऑक्साइड में प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में प्लस ऑक्सीजन। ये देखो यहां पर भी देखिए ये लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट का हमने क्या किया, तापन। जैसे इसका तापन करेंगे तो ये किस में टूट गया, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। तो इसका नाम है लेड नाइट्रेट। क्या है इसका नाम, लेड नाइट्रेट। जैसे ही आप इसका तापन करोगे तो ये लेड नाइट्रेट किस में टूट जाएगा, लेड ऑक्साइड। ये क्या है, लेड ऑक्साइड। और ये जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब यहां पर प्रश्न पूछा जाता है, ये जो यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसका जो धुआं होता है वो भूरे रंग का होता है। पेपर में पूछा भी जाता है कि इसका जो धुआं होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, कि भूरे रंग का धुआं, भूरे रंग का धुआं पेपर में पूछा जाता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि जब लेड नाइट्रेट का तापन किया जाता है तो लेड नाइट्रेट के तापन करने पर एक भूरे रंग का धुआं प्राप्त होता है, तो वो कौन सी गैस का है, तो किसका होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहां पर देखो जो नाइट्रोजन NO2 मिल रही है, इसका जो धुआं होगा वो भूरे रंग का प्राप्त होगा। फिर देखो यहां पर एक चीज है कि ये देखो ये सभी क्रियाओं में हमें उष्मा देनी पड़ रही है ना, यानी कि एक तरीके से उष्मा दे रहे हैं हम। तो इसी से एक टाइप और निकलेगा, कौन सा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। संयोजन में हमें क्या थी, ऊर्जा प्राप्त होती थी या निकलती थी, यानी कि उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा हमें प्राप्त होती थी, तो वहां पर निकली थी कौन सी, उष्मा छेपी। लेकिन आप देखो इन सभी में हमें क्या करनी पड़ रही है, उष्मा देनी पड़ रही है, उष्मा देनी पड़ रही है। तो इसका मतलब यहां पर हम पढ़ेंगे इसका उष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में। तो देखिए अगली हम पढ़ते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो देखिए उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उससे, जिन अभिक्रियाओं में, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें उष्मा शोषी, उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, उष्मा अवशोषित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी कि एक तरीके से उष्मा देनी पड़ रही है, उष्मा ले रहा है वो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब देखिए नेक्स्ट है अपना विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, एक तरीके से हटाना, जगह से हटा देना।
यानी कि ऐसे समझिए को जो ताकतवर होगा वो अपने से कमजोर को क्या करेगा, उसकी जगह से विस्थापित कर देगा। जैसे कि मान लो कि कोई भी यौगिक है, वो जो जितना ताकतवर होगा वो अपने से कम से क्या करेगा, उसकी जगह से हटा देगा। जैसे कि पहले पुराने जमानों में राजा महाराजा क्या होते थे, जो ताकतवर राजा होता था वो अपने से कम राजा को उसकी जगह से विस्थापित करके उसके राज्य पर क्या कर लेता था, अतिक्रमण या कब्जा कर लेता था। तो वैसे ही यहाँ विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित कर देना, हटा देना। विस्थापित कर देना मतलब क्या होता है, हटाना। कैसे, देखो इसमें हम जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देगा, विस्थापित कर देता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित या उससे विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जितना अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो अपने से कम वाले को उसकी जगह से हटा देगा। तो देखो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एग्जाम्पल से हमारे और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हमारे पास है Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4। तो देखो क्या होगा इसमें, Fe प्लस CuSO4, तो Fe जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। जो ये Fe है, ये Fe कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो ये कॉपर को क्या करेगा, उसकी जगह से विस्थापित कर देगा और उसकी जगह पर खुद आ जाएगा। तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। अब यहां पर देखो ये जो कॉपर सल्फेट है, इसका जो रंग होता है वो होता है नीला। ये पूछा भी जाता है नीला, तो नीला। लेकिन जैसे ही आयरन ने इस कॉपर को हटाएगा तो इसका जो रंग है वो क्या हो जाएगा, मलिन रंग हो जाएगा, मलिन रंग हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो मान लो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डाला जाता है तो या आयरन को डाला जाता है तो उसका रंग मलिन क्यों हो जाता है। देखो मानो जैसे मान लेते हैं ये एक हमारे पास मान लेते हैं ये कील है एक, और यहां पर एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर CuSO4 है, ये नीले रंग का है, नीले रंग का CuSO4, और ये क्या है, Fe। अब जैसे इसके अंदर डालेंगे, देखो पहला इसका कलर क्या था, नीला, जैसे ही डालेंगे तो इसमें कॉपर सल्फेट और ये आयरन, तो ये क्या करेगा, जैसे ही आयरन को इसके अंदर डालोगे तो ये Cu को क्या कर देगा, विस्थापित। अब जो कलर आएगा वो इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कलर FeSO4 बनेगा। तो वो कैसा हो जाएगा, मटमैला सा। यहाँ जैसे कील को आपने इसके अंदर डाला तो होगा क्या, एक तो है CuSO4 और ये है Fe। तो ये क्या करेगा, Fe आपके Cu को विस्थापित कर देगा, तो इसका जो रंग है वो भी क्या हो जाएगा, मलिन रंग का हो जाता है। ऐसा पूछा भी जाता है प्रश्न में कि मान लो आपसे पूछ ले
कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबाने पर उसका रंग मलिन या परिवर्तित क्यों हो जाता है, तो आप क्या लिखोगे कि जो आयरन है, आयरन कॉपर से अधिक क्या है, क्रियाशील है, तो वह उसकी जगह से विस्थापित कर देगा और फेरस सल्फेट बना लेता है, जिसके कारण उसका रंग मलिन हो जाता है। फिर एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे हमारे पास इसका एग्जांपल है Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल में तो Zn जो है वो कॉपर से क्या अधिक क्रियाशील है, तो क्या करेगा, ये कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस Cu, ये बना लेगा ZnSO4 प्लस Cu। और एक एग्जांपल और देख सकते हो उसका, जैसे Pb यानी कि लेड, Pb प्लस CuCl2। तो देखो यहाँ पर लेड क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो क्या बना लेगा, PbCl2 प्लस Cu। तो ये किस टाइप की हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। अगली जो पढ़ते हैं वो क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगली जो है हमारी वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, जिनमें आयनों के बीच अभिकारक होंगे ना, अभिकारक में आयनों के बीच क्या होगा, आपका आदान प्रदान होगा। अभिकारकों के आयनों के बीच क्या होता है, आदान प्रदान, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसे लिखना है आपको, क्योंकि जो भी आयनों का आदान प्रदान होगा ना वो कहां होगा, अभिकारकों के बीच में। याद रखना कहां होगा, अभिकारकों के बीच में। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं इसको। मान लेते हैं कि ये था AB प्लस और CD। अब होगा क्या, देखो द्विविस्थापन में क्या होता है कि अभिकारक है, ये अभिकारक है, उत्पाद में नहीं दे, अभिकारक में क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान। तो पहले क्या होंगे, ये टूटेंगे। जैसे मान लो ये AB है, तो AB किस में टूटेगा, A प्लस और B माइनस। जैसे आपने पढ़ा होगा ना NaCl, तो NaCl टूटता है तो कैसे, Na प्लस और Cl माइनस। वैसे ये टूटेगा A प्लस और B माइनस, और वैसे ये CD टूटेगा, मान लेते हैं C प्लस और D माइनस। अब होगा क्या, जो प्लस वाला है ये किसके साथ आ जाएगा, इधर, और ये किसके साथ आ जाएगा, इधर। तो नया जो बनेगा कंपाउंड जो भी, वो क्या बनेगा, देखो ए किस प्लस वाला किससे, ए से, तो क्या बनेगा AD, और ये किससे, तो इससे, तो क्या बनेगा CB। कहने का मतलब है आयन पहले टूटेंगे, फिर उन आयनों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा आपस में।
तो उसी को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन। याद रखना अभिकारकों के बीच में होता है। तो यहां पर इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक। तो देखो जैसे दे रखा है एग्जाम्पल Na2SO4 Na2SO4 प्लस BaCl2। तो क्या है, BaCl2। अब यहां पर आप देखो कि इनके बीच में क्या होगा, पहले ये टूटेगा, सोडियम और सल्फेट भी टूटेंगे और ये भी टूटेगा। ये क्या बन जाएगा आपका Ba+2 और Cl2 माइनस, और ये किसमें Na प्लस और SO4 -2। तो ये टूटेंगे, टूटेंगे तो क्या बनेगा, BaSO4। क्या बनेगा, BaSO4। पहले क्या बनेगा, BaSO4। साथ में देखो क्या बनेगा, NaCl। क्या बनेगा, साथ में NaCl हमें प्राप्त होगा। तो यहां पर देखो जो BaSO4 है, ये क्या एक अवक्षेप प्राप्त होगा। BaSO4 जो होगा ये क्या होगा, अवक्षेप होगा। तो इसी अवक्षेप को हम क्या बोलते हैं, इसी अवक्षेप को, अवक्षेप का मतलब क्या होता है, जो जल में अविलय, जो जल में क्या होता है, अविलय। तो सबसे पहले देखिए टूटेगा, तो देखो BaSO4 प्लस क्या बनेगा, NaCl। क्या बना, NaCl। देखो यहां पर हुआ क्या, यहां पर Na2SO4 और BaCl2 ये टूटे, Na में और SO4 ऐसे टूटे, ये भी टूटा। टूटा तो आपको पता है Na जब भी आएगा वो किसके साथ जुड़ेगा, Na जब भी Cl को देखता तो उसके साथ जुड़ जाएगा प्लस में, और ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ। तो ये टूट गए, टूट के एक नया BaSO4 बना, और क्या बना हमारे पास में, NaCl प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, NaCl प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं हम, इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और यहां पर देखो ये जो BaSO4 है, ये BaSO4 एक अवक्षेप है। अवक्षेप का मतलब, अवक्षेप का मतलब होता है जल में अविलय, जल में अविलय, पूछा भी जाता है पेपर में। ये जो यहाँ पर BaSO4 है, ये क्या एक अवक्षेप प्राप्त। अवक्षेप का मतलब जैसे मान लो वो घुला नहीं, नीचे ही रह जाएगा। मान लो ये कोई भी टेस्ट ट्यूब है तो ये घुलेगा नहीं, ये क्या होगा, इसके नीचे ही जमा हो जाएगा। तो ये क्या है, एक अवक्षेप, अवक्षेप है, यानी कि जल में अविलय। तो यहीं से एक पूछी जाती है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि अवक्षेपण अभिक्रिया। यहीं से देखो अवक्षेपण अभिक्रिया, अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया। तो सिंपल सी परिभाषा क्या है अवक्षेपण की, कि जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें, जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहां पर ये अवक्षेप मिला, अवक्षेप का मतलब क्या हुआ, जल में अविलय। तो जिसमें अवक्षेप बनेगा उसी अभिक्रिया को क्या बोल देंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कह देंगे। अब देखिए हम बात करते हैं अगली, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, है ना। उपचयन अपचयन अभिक्रिया की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम समझ सकते हैं कि उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है। देखो उपचयन मतलब जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो, ऑक्सीजन में वृद्धि हो, और अपचयन मतलब जिसमें ऑक्सीजन में क्या हो, कमी हो। ऑक्सीजन क्या हो, या निकल जाए या ऑक्सीजन में कमी हो जाए उसे हम बोलते हैं अपचयन, और ऑक्सीजन में जो वृद्धि हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, उपचयन। या उपचयन को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ऑक्सीजन में वृद्धि तथा हाइड्रोजन में कमी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उपचयन। और अगर ऑक्सीजन में कमी और हाइड्रोजन में वृद्धि हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। तो यहां पर देखिए हमारे पास है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन। और चलो पहले इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं ताकि आपको उपचयन और अपचयन अगर आप करो तो अपचयन।
तो उपचयन और अपचयन क्या होता है? उपचयन मतलब जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी, ऑक्सीजन में वृद्धि या हाइड्रोजन में कमी, हाइड्रोजन में कमी। और अपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन में कमी या हाइड्रोजन में वृद्धि। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। अब एक अभिक्रिया आती है उपचयन और अपचयन साथ में हो, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें एक अभिकारक का क्या हो, एक अभिकारक हो जाए उपचयित और दूसरा अभिकारक क्या हो जाए? अपचयित। एक ध्यान से सुनिए, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें एक अभिकारक क्या हो जाए? उपचयित और दूसरा अभिकारक क्या हो जाए? अपचयित। यानी कि उपचयन और अपचयन एक में ही हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं और उपचयन या अपचयन अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको कि उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अब देखिए हमारे पास है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए इसको आप याद रख सकते हैं, इसका दूसरा इसको क्या बोला जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया भी इसको बोला जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन अपचयन या इस नाम से भी आ सकती है, इस नाम से। तो देखो क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरे अभिकारक का, तथा दूसरा अभिकारक, अभिकारक अपचयित हो जाता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें देखो, इसमें आप ऐसे समझिए कि इसके अंदर उपचयन और अपचयन एक साथ में होता है, उपचयन और अपचयन एक साथ में इसके अंदर होता है। ऐसे याद रख जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ होता है, क्योंकि एक अभिकारक, देखो किस, एक जो अभिकारक होगा वो तो क्या हो जाएगा? उपचयित, और एक अभिकारक क्या हो जाएगा? आपका अपचयित। जैसे मान लेते हैं हमारे पास CuO प्लस आपके H2 दे रखा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, CuO प्लस H2 ये दे रखा है, CuO प्लस H2। तो यहां पर देखो ये क्या होगा? Cu प्लस H2O मान लेता है। तो यहां पर देखो क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहां पर देखो, यहां अगर बात करें तो इसमें पहले ऑक्सीजन थी, लेकिन यहां ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन निकल गई। ऑक्सीजन निकलना यानी कि ऑक्सीजन में क्या हो गई? कमी हो गई। ऑक्सीजन निकलना
या कमी हो गई, तो ऑक्सीजन में क्या हो गई, यहाँ पर कमी हो गई। जब भी ऑक्सीजन में कमी होगी तो उसको क्या बोलेंगे, इसका क्या हो जाएगा, अपचयन। क्या हो जाएगा, अपचयन। अब देखो जैसे H2 है, यहाँ H2 के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन अगर आप बाद में देखोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गई इसके साथ, तो इसका क्या हो जाएगा, उपचयन। इसका क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। क्यों, देखो इसका अपचयन क्यों हुआ, पहले यहाँ ऑक्सीजन थी, यहाँ पर अब नहीं है कॉपर के साथ, यानी कि ऑक्सीजन निकल गई, कमी हो गई, कमी होने पर क्या होता है, अपचयन। और यहाँ पर ऑक्सीजन पहले नहीं थी लेकिन जुड़ गई, वृद्धि हो गई, अब कुछ थी नहीं, जुड़ी है तो वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है तो उसको क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। इसी प्रकार हम एक एग्जाम्पल इसका अगर और देखें, इसी का एक और एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं, ZnO प्लस सी। ये मान लेते हैं एग्जाम्पल आपके पास एक और है, ZnO प्लस सी। अब देखो इसमें क्या बनेगा, Zn प्लस CO, Zn प्लस CO। तो देखो आप खुद सोचिए इसमें किसका उपचयन, किसका उपचयन और किसका अपचयन हो रहा है। यहाँ देखो जिंक के साथ पहले ऑक्सीजन थी, यानी कि ऑक्सीजन क्या हुई, निकल गई, ऑक्सीजन में कमी हो गई तो इसका क्या हो जाएगा, अपचयन। ऑक्सीजन में क्या हो गई, कमी हो गई, तो इसका क्या हो जाएगा, अपचयन। और यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ी है, यानी कि वृद्धि हो गई, तो इसका क्या हो जाएगा, उपचयन। तो देखो इसी अभिक्रिया में उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, साथ साथ हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर अगला हमारा जो टॉपिक है वो है संचारण। देखो संचारण क्या होता है, जब कोई भी धातु अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वो संचारित हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संचारण। जैसे कि आपने देखा होगा लोहे वगैरह पर जंग लगना, तो ये क्या होती है, आपकी संचारण की प्रकृति होती है। तो अगला टॉपिक है अगला टॉपिक है हमारा संचारण। तो देखो संचारण क्या होगा, जब भी कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वह संचारित हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सिंपल सा टॉपिक है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता यानी कि नमी, मॉइस्चर, आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वह संचारित हो जाती है, तो वह संचारित हो जाती है, तो वो क्या होगी, संचारित, यानी कि उस पर एक संचारण खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संचारण। संचारित हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं, संचारण कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, संचारण। अब देखो संचारण के कारण क्या होता है कि कोई भी वस्तु की चमक खत्म हो जाती है, तो आप लिख सकते हो कि संचारण के कारण वस्तु की चमक खत्म हो जाती है, और संचारण के ही कारण, यानी कि जब संचारित चांदी जब संचारित होती है तो उस पर काले रंग की परत जमा हो जाती है, काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो संचारित होने पर पूछा भी जाता है पेपर में सीधे ही कि संचारित होने पर चांदी पर कैसे कलर की परत चढ़ जाती है। संचारित होने पर चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है या जम जाती है, और जो कॉपर है उस पे हरे रंग की, संचारित होने पर
होने पर, कॉपर यानी कि तांबा, कॉपर, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये याद रखना, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये दोनों पॉइंट जो है सीधे ही पेपर में पूछे जाते हैं, ये दोनों पॉइंट। अब देखो अगला टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, तो देखो विकृत गंधिता क्या होता है, अगर कोई भी वसा या तेल वाला जो भी खाना है वो क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है, तो उसके होने पर उसके जो स्वाद है, उसके टेस्ट में और उसकी गंध में क्या आता है, परिवर्तन आ जाता है। कोई भी जैसे वसा युक्त खाद्य पदार्थ है, जब वसा युक्त खाद्य पदार्थ को खुला रखा जाता है तो खुला रखने पर वो क्या होगा, उपचयित हो जाएगा, और उपचयित होने पर उसके स्वाद में और आपके उसके स्मेल में, मतलब गंध में भी क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। जैसे घरों में गर्मियों में सब्जियां वगैरह बनती है तो वो देखते हो ना, खराब हो जाती है अगले दिन, क्यों, क्योंकि वो उपचयित हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। अब देखो जो विकृत गंधिता को रोकने के लिए क्या करते हैं, वायुरोधी बर्तनों का उपयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मिठाई वगैरह कुछ बाहर जब बेचते तो उसको एकदम एयर टाइट कंटेनर, मतलब वायुरोधी जो बर्तन है उसमें बंद किया जाता है ताकि वो उपचयित ना हो, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना हो। इसीलिए चिप्स वाले जो पैकेट होते हैं उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होती है, अक्रिय गैस होती है, वो जल्दी से क्रिया नहीं करती है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि उपचयित होने पर, उपचयित होने पर तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ, देखो वसा युक्त खाद्य जो पदार्थ है ना, तो वो क्या होते हैं, वसा युक्त खाद्य पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं, अर्थात उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन आ जाता है, गंध में परिवर्तन आ जाता है। तो उनके स्वाद और गंध में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, जिससे खाद्य सामग्री क्या होती है, खराब हो जाती है, जिससे खाद्य सामग्री खराब हो जाती है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो जो भी खाद्य पदार्थ है उनका खराब होना ही क्या कहलाता है, मतलब कि उनके स्वाद में, गंध में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता कहते हैं। अब देखो विकृत गंधी रोकने के लिए क्या करते हैं, उपचयन रोकने के लिए क्या करते हैं, खाद्य तो किसका उपयोग करते हैं, प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। तो विकृत गंधिता के लिए आप लिख सकते हो, गंधिता को रोकने के लिए क्या, को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक, याद रखना प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग किया जाता है। यानी कि उनका अपचय ना हो तो उन पदार्थों में क्या मिलाया जाता है, ऐसे आप लिख सकते हो कि उनका अपचयन ना हो तो, सॉरी, उपचयन ना हो तो उसमें क्या मिलाया जाता है, प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं कि वायुरोधी, देखो विकृत गंधिता को रोकने के लिए एक तो प्रतिऑक्सीकारक, दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं, वायुरोधी बर्तन का उपयोग करते हैं।
एक तो प्रतिऑक्सी कारक मिलाए जाते हैं। आपसे पूछा भी जाता है कि विकृत गंधिता को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हो, तो उन पदार्थों में प्रतिऑक्सी कारक मिलाए जाते हैं ताकि उनका उपचय ना हो, और वायुरोधी बर्तनों का उपयोग कर सकते हैं। फिर देखिए एक जो चिप्स है, तो चिप्स की जो थैली है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है क्योंकि वो क्या होती है, अक्रिय होती है। तो अगला पॉइंट, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैस को भरी जाती है, नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैस को भरा जाता है, भरी, ताकि उसका उपचयन ना हो, ताकि उसका उपचयन ना हो। आपसे अगर पेपर में पूछ ले कि चिप्स के जो पैकेट है उस वो खराब ना हो या उसका उपचय ना हो, तो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो देखो, ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।